Hello, friends, and today we are again with the next edition of Law Twist. और लॉ ट्विस्ट में अब तक हम कर रहे हैं पुराने क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और आज करेंगे कुछ और क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो कहाँ तक हो गया था मेरे दोस्त अपने क्वेश्चन पेपर? नवंबर नवंबर 20 हो गया था, जनवरी 21 बचा था। ओहो, ये हो गया था क्या? ना जी ना, हो गया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ था, हो गया था। क्या मालूम सर, हुआ था कि नहीं हुआ था, एक बार और करा दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? अरे कुछ नहीं जाएगा सर, कर लो। आओ। मिस्टर एस की एज 58 साल की है, वो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 years। मिस्टर डी ने एक प्रपोजल दिया मिस्टर एस को कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लो अपनी पोस्ट से, ताकि मिस्टर डी कैन अपॉइंटेड एज प्लेस। यार आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लो ना यार, मैं आपकी जगह आ जाऊंगा। समझ में आया कुछ? एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लो, मैं आपकी जगह आ जाऊंगा। और मिस्टर डी ने ऑफर किए 10 लाख रुपए मिस्टर एस को इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर। मिस्टर एफ ने पहले तो रिफ्यूज कर दिया, बट व्हेन इवैल्यूएटेड द अमाउंट ऑफर एज कंसीडर्ड इट जस्ट डबल ऑफ हिज क्यूमुलेटिव रेम्यूनरेशन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 2 years of employment. He agreed to receive the consideration and acceptance the above agreement to receive money to retire from his office. Whether the above agreement is valid, explain with reference to the Indian Contract Act 1872. It's a very surprising question. मैं बोल रहा हूं 1 मिनट का बेहतरीन समय इस प्रश्न पर दो, आप जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। पहला पॉपअप आपके दिमाग में उठ के आ रहा है, रिस्ट्रेनिंग समवन टू डू ड्यूटी। मुझे नहीं मालूम वो कितना सही है। दूसरा आपको उठ के आ रहा है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, दैट आई डोंट नो वो कितना सही है। और तीसरा आपको उठ के आ रहा है ना ना, ये तो abstain from doing something is also known as consideration, तो this is a valid consideration। तो आपको मैंने अब 3 थॉट्स दे दिए हैं, आप उन तीनों थॉट्स को देख परख के, सोच परख के, जरा दिमाग लगा के, अगर ब्रैकेट में अगर हो और दिमाग का यूज करके ब्रैकेट में अगर आपकी इच्छा हो, फटाफट लगाओ। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ दोस्त। क्या हुआ सर? वैलिड है? कितने लोग मानते हैं कि ये वैलिड है? रेज योर हैंड प्लीज। गुड। और कितने लोग मानते हैं कि वॉइड है? जितने लोग मान रहे हैं वॉइड है, वो क्यों मान रहे हैं? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। तुम्हें कैसे पता चला कि पब्लिक ऑफिस है? गवर्नमेंट कंपनी लिखा हुआ है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने पद से रिटायर हो जाए
उसको कोई बंदा जाके बोल दे कि अब तुम रिटायर हो जाओ, तुम्हारी जगह मैं लग जाऊंगा, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती होगी, फॉर्मल तो होता होगा ना कुछ, एंड यू आर गोइंग एबनॉर्मली, तो भाई according to section 23, any contract in which consideration is unlawful will be treated as void agreement. Hello. And consideration will said to be unlawful पूर्वी section 23. हेलो, उसके बाद अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और उस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अंदर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, हेलो, तब मिलेंगे 4 मार्क्स। समझ में आया? अब यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था भाई साहब, अगर आपने उसको ओवरलुक कर दिया तो। सर अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता तो ये पब्लिक ऑफिस ही नहीं होता। अगर ये पब्लिक ऑफिस नहीं होता, ये बोला जाता है कि मिस्टर एज की एज 58 साल हो गई है, वो एक डेंटिस्ट के यहाँ पे असिस्टेंट की तरह अपॉइंटेड है। हेलो, अब अगर डेंटिस्ट के असिस्टेंट की तरह अपॉइंटेड है और कोई उसको जॉब छोड़ने के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है क्योंकि वो असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर के यहाँ लगना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर से उसकी बात हो गई, डॉक्टर ने कहा अभी तो वो रिटायर नहीं हुए, तो उसने बोला डॉक्टर को कोई बात नहीं, मैं उनको 2 साल का कंपनसेशन दे देता हूँ, लेट हिम रिटायर, देन इट्स वैलिड कंसिडरेशन, देन इट वुड बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओ हेलो, हल्के पतले में मत ले लेना, कोने में से आके करता है वो, स्वागत नहीं करोगे हमारा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, बिल्कुल कोने कुचाले में से आता है भाई साहब। हेलो, बिल्कुल कोने में से निकाल के देता है, क्योंकि उसने ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक्ट में से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बिल्कुल कोने में से निकाल के पूछा जाता है। तुम अगर सुपरफिशियली पढ़ोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का तुम जवाब दे ही नहीं सकते। फर्स्ट क्वेश्चन सुपरफिशियली पढ़ने वालों के लिए होता ही नहीं। नाउ देखो, you can just witness this also. This is company law and a numerical question. देन ऑक्शन, बिल्कुल सबसे लास्ट टॉपिक जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का होता है, सबसे लास्ट, दैट इज कॉल्ड ऑक्शन सेल, वहां से पूछ लिया। चलिए एक्सेप्टेंस बताइए, लो बताओ, एक्सेप्टेंस तो डिफाइंड ही नहीं है, और उन्होंने पूछ लिया द टर्म एक्सेप्टेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो बहुत ही घटिया है, पर एक्सेप्टेंस डिफाइंड है क्या? क्या होता है एक्सेप्टेंस? वो तो मैंने लिखवा है, गिविंग असेंट टू एन ऑफर इज नोन एज एक्सेप्टेंस। हेलो, और कंसेंट डिफाइंड है क्या? तो कंसेंट और एक्सेप्टेंस एक ही बात होती है कि अलग अलग होती है? बाबू तुम यहां पर है ना, मतलब समझना मत कि ये हलवा है, डोंट यू अंडर एस्टिमेट। मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि ये लॉ एकदम हलवा है, कैसे ही निकल लेंगे, घुमा घुमा के पटक पटक के मारेगा वो। अब मैं पूछ रहा हूं, एक्सेप्टेंस और कंसेंट एक ही चीज है क्या? और वहां दिमाग चल गया तो, और वहां अपन ने सेक्शन 13 ठोक दी तो कंसेंसस है डाइड, चलेगा? बिल्कुल चलेगा दिमाग, वहां तो 25 तरीके से चलेगा और भयंकर चलेगा, रोक नहीं पाओगे उसको। मान लो उसने बोल, वहां आपको ध्यान आ गया, बोले यार कंसेंसस है डाइड भी तो होता, तो भाई एक्सेप्टेंस मींस गिविंग असेंट टू एन ऑफर। एक ऑफर को असेंट देना, कंसेंट देना क्या कहलाता है? एक्सेप्टेंस। लेकिन कंसेंट जो होती है वो मीडियम होती है, किसका? एक्सेप्टेंस। कंसेंट दोगे तो एक्सेप्टेंस आए, पर क्या ये यहां पर एक्सेप्टेंस के अंदर ये पूछना चाहता है कि भाई कंसेंट क्या होती है? हेलो, चलो साहब
दूसरे क्वेश्चन का आंसर एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? Acceptance has been defined under section 2 clause B. When an acceptance to an offer is given, it becomes promise, and then promiser and promisee जो है वो अपनी जगह पे आ जाता है. So when a person to whom proposal made gave his assent, it becomes promise. तो assent की as such कोई definition इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है. स्टिल हम बोलते हैं, मैंने जो आपको लिखा है आपकी कॉपी में 2 लाइन असेंट के बारे में, वो इसीलिए लिखाई थी कि यहां लिखनी पड़ी. क्या 2 लाइन लिखाई थी कॉपी में असेंट के बारे में? गिविंग एक्सेप्टेंस के बारे में, गिविंग असेंट टू प्रपोजल इज नोन एज एक्सेप्टेंस. बस इतना सा लिखना, उसके बाद आपको लिखना है सारे रूल. लेकिन ध्यान रखना वहां पर उल्टा सीधा मत सोच लेना, नहीं तो तुम क्या सोचोगे, बोले असेंट में तो 2 ही लाइन आई, ये तो 7 नंबर का पूछ रहा है, तो असेंट में मैं और क्या लिख दूं. फिर तुमको ध्यान आएगा ओहो कंसेंट, कंसेंट और असेंट तो एक ही होती है. फिर आप चालू हो गए कंसेंसस एड आइटम और पूरा मटिया मेट कर दिया आंसर को भाई साहब. हेलो, सीए में इंटेलिजेंट लोग ही गलतियां करते हैं, एवरेज लोगों में कंफ्यूजन नहीं होता. एवरेज लोग सोचते हैं एक्स पूछा है, अपने को जितना याद है उतना लिख दो. दिमाग वाले दिमाग लगाते हैं 7 नंबर, क्या लिख कुछ और लिखता हूं, आओ कुछ तूफानी करते हैं. फिर वो तूफानी करते हैं बेहतरीन याद. नेक्स्ट, अरे ये क्वेश्चन तो अपन पहले ही कर चुके जब अपन पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. लेकिन इसमें भी भाई ने बहुत बड़ा लोचा डाल दिया था. लोचा ये डाला कि अपने क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं ताकि लोचे को दूर कर सके. बी ने प्रपोजल दिया था एस को पोस्ट से कि मैं अपना घर 10 लाख में बेच रहा हूं, एंड पोस्टेड लेटर ऑन 10 अप्रैल, और लेटर पहुंचा 12 को, वो बंदे ने 13 को पढ़ा, उसने 16 को लेटर वापस भेजा जो 20 को मिला. 17 को उसको लगा जिसने एक्सेप्टेंस भेजी थी कि यार अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लूं, उसने 19 तारीख उसने टेलीग्राम भेजा जो 19 तारीख को मिला. पहला, on which date the offer made by B will be complete. तो वो तो बहुत सिंपल था, इसके 2 नंबर तो आपको कोई भी दे देगा. That communication of offer is said to be completed when it comes to the knowledge of the offeree. और ऑफरी के नॉलेज में कब आया? 13 को. तो 13 अप्रैल विल बी द डेट. इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, 2 नंबर आपको मिल गए, लेकिन आपने सेक्शन नहीं लिखी तो गड़बड़ हो जाएगी. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की सेक्शन 4. वेरी गुड. Discuss the validity of acceptance. Sir, when acceptance is revoked, it cannot be said as acceptance, because it was acceptance when it was given, it was a valid acceptance. But valid acceptance will be treated as valid when it is communicated to the proposer. Hello, by the acceptor. Communication against acceptor तो complete ही नहीं हुआ है. कम्युनिकेशन अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट रीचेस टू द प्रपोजल. याद करो. हेलो, एंड द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम बिफोर. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर ऑन 20th of April. बिफोर दैट 19th को आपने क्या कर दिया? रिवोक. तो इट्स अ वैलिड रिवोकेशन, हेंस देयर इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल. हेलो, और तीसरी जगह जाके उन्होंने आपकी 12 बजा दी. भेजा टेलीग्राम, पूछ रहा है लेटर. क्या होगा अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक साथ पहुंच जाए? पहले तो लिख के आना कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रिवोकेशन एक साथ जो पहले पहुंच जाए, तो उन दोनों में से जो भी पहले खुलेगा वो माना जाएगा.
अदरवाइज अगर टेलीग्राम और लेटर दोनों पहुंचते हैं तो फिर टेलीग्राम विल बी एट इट्स प्रायोरिटी। टेलीग्राम को किस पर रखा जाएगा? प्रायोरिटी। हेलो, सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट इसके अंदर आपको दिए जा सकते। अगली बार अगर यही क्वेश्चन आया तो बोलेगा कि टेलीग्राम से जो भेजा, तो वो टेलीग्राम से जो भेजा गया वो टेलीग्राम 21 अप्रैल को मिला। सर अब टेलीग्राम अगर 21 अप्रैल को मिला तो एक्सेप्टेंस वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट बच चुका है। हेलो, और ट्विस्ट मारना हुआ तो बोलेगा कि ऑफर को रिवोक किया जा रहा है। कब रिवोक किया जा रहा है? ऑफर को रिवोक किया जा रहा है। कब रिवोक किया जा रहा है? 17 अप्रैल को, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को अगर आप ऑफर 17 अप्रैल को अगर आप ऑफर रिवोक कर रहे हो बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हिम, तो आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो आप? एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो उसके पहले कभी भी। वो कब पोस्ट हो रहा है? 16 को। हेलो, तो आप 16 के पहले कभी भी क्या कर सकते हो? ऑफर रिवोक कर सकते हो। लेकिन 16 के बाद ऑफर रिवोक, गॉट इट? तो ही कैन ट्विस्ट एनी विद एनी एंगल। इससे बड़ा प्यार है यार इनको। तीसरी चौथी बार दर्शन दे रहा है ये क्वेश्चन। एक जनरल रूल है भाई साहब कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। डिस्कस द केस वेयर द एग्रीमेंट टू मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक भी पेपर ऐसा मिला जिसमें कंसिडरेशन में ना पूछो? गॉड नोज इनका क्या मोटिव है। ये एक संयोग भी हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर बिना कंसिडरेशन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे पूछ लिए कंसिडरेशन नहीं पूछे। तो बहुत बार हुआ कि ऑफर एक्सेप्टेंस पूछा ही नहीं, फ्री कंसेंट पूछी नहीं। फ्री कंसेंट भी काफी आती है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसेंट, ये 3 चैप्टर भयंकर आते। इसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कभी आते कभी नहीं आते। चलिए, अब कौन सा है भैया? जुलाई 21। Whether the following agreement are valid or void। पहला क्वेश्चन कंपलसरी आता है कोने में से। A clause in a contract provided that no action should be brought up against case of breach, restricting a person against legal proceedings is void, sir। ऐसा क्या मुंह बना रहे हो? तुमने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया कि हम एक दूसरे पे कोई एक्शन नहीं लेंगे अगर ब्रीच हुआ। तो ऐसा थोड़ी हो सकता भाई साहब, ऐसे कैसे एक्शन नहीं लोगे? अरे सर आपने हमको दिमाग तो चलाने ही नहीं दिया। आई एम सो सॉरी, अगला वाले में चला। कोने में से तुमको पकड़ेंगे और पूछेंगे पढ़ के आया नहीं। क्या बढ़िया लॉ का पेपर है। पहला ही क्वेश्चन लॉ का पेपर देते हैं, पढ़ के आया नहीं। Where 2 courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between party that suit should be filed in one of those courts alone and not in other, yeah, it's valid contract। हर रसीद पे तो लिखा रहता न्याय का क्षेत्र इंदौर रहेगा। It's valid thing। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि रिस्ट्रिक्शन और लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर 2 रिस्ट्रिक्शन, 2 एक्सेप्शन थे। एक, jurisdiction you can define, and second you can take it to arbitration। ओहो,
एक्स ने ऑफर की उसकी मारुति कार वाई को बेचने को, वाई को बिलीव हो रहा है कि एक्स हैज ओनली वैगनआर कार बट एग्रीज टू बाय इट। ये क्या है? अरे अंकल आंटियों पहले पढ़ तो लो उसको बेचारे। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है व्हाइट और रेड कार वाला नहीं। तुम है ना एक तो बहुत ही भयंकर प्रेजुडाइज होके है ना, तुम ज्यादा ही तेज चलते हो यार, मेरे को बहुत दिक्कत है इस बात से। तुम लोगों को लगता है कि ये तो अपना किया हुआ है, ये सीए है, ये तुम्हारी 12th सीबीएसई नहीं है कि हॉट्स वहां लिख दिए किसी ने तो हॉट्स ही पूछेंगे। कोई हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग है, ऐसा सिस्टम बना रखा है ना, बिल्कुल बच्चों को बना के रखा हुआ है। तुमने हॉट्स कर लिए मतलब यू आर ग्रेट, कोई ग्रेट नहीं हो साला, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। चलो फटाफट बताओ। अच्छा, खुद ने जो मिस्टेक का एक्सप्लेनेशन दिया है वो तो जग जाहिर है मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जो मिस्टेक दिया हुआ है टॉपिक, वो तो सबको मालूम है कितना दिया हुआ है। ऐसे चार्ट छाप के दे दिया, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन देखो आप, है ना। तो जो लोग हिमायती होते हैं, मॉड्यूल पढ़ लो सब हो जाएगा, यहाँ नहीं हो रहा है, ये मॉड्यूल में है। क्या करूं, वैलिड कि वॉइड? तुम लोगों को मतलब ऐसे चक्री घुमाई जा सकती है, ऐसे क्या फंडामेंटल साले तुम्हारे की कोई अगर मुंह बना दे तो पलट जाए। एक्स ने ऑफर किया सेल हिज मारुति कार टू वाई, ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसके पास उसको मारुति ब्रांड का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसको ये नहीं मालूम है कि वैगनार में मारुति की ही है। और अपने इंटेलिजेंट लोग मारुति के सारे मॉडल मालूम उनको, निश्चित गलती करके आएंगे वो। अब वो बोल रहे हैं कि एक्स ऑफर टू सेल हिज मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव्स दैट एक्स हैज ओनली वैगनआर। तो बोले वैगनआर भी तो मारुति, वैगनआर इज मारुति कार, और किसी के घर में हो तो वो तो गलत ही करके आएगा। बोले मारुति मारुति, देयर इज नो मिसमैच ऑफ फैक्ट्स। मारुति अलग कार नहीं, मारुति को कॉमन पार्लेंस में मारुति मीन्स 800। हाँ मतलब अब अपन अपनी वाली पे आए, दिल्ली वाली पे, तो मारुति मतलब 800। बाकी सबको वो लोग मारुति नहीं बोलते, बाकी सबको दिल्ली वाले बोलते हैं अलग अलग, नेक्सा ये वो वैगनार ये वो। अपने इंदौर में अभी भी अपनी वैगनार मारुति की है, मारुति। देयर इज, अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन होता हो तो सावधान रहे, क्वेश्चन बनाने वाला आपकी इस एक्स्ट्रा ब्रिलियंस का भी फायदा उठा सकता है। भाई वो मारुति मतलब 800, ये वैगनार मतलब, अरे प्रभु कौन दोनों अलग अलग है? मारुति सुजुकी की कौन सी है मारुति, वैगनार सुजुकी में नहीं है। अच्छा सुजुकी अभी भी है कि मारुति सुजुकी अलग अलग हो गए? और मारुति सुजुकी का कितना इंटेक था एक दूसरे में, एंड वाज इट अ जॉइंट वेंचर? This all will be in detailed, very happily will be discussed by Mr. Deepak Mulchandan. He loves to speak on hours on these topics. तो आप आज उनसे पूछ लेना सर वो मारुति और सुजुकी का जो था उसका क्या हुआ, फिर आप देखो 15 मिनट आपके जो है मारुति सुजुकी का पूरा आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी आप इधर आ जाओ, यहाँ दो मेरे सरी के लेमेन है बेचारे, मारुति और वैगनार में अंतर समझते हैं। मारुति मतलब ये, वैगनार मतलब ये। मैं सोच रहा हूँ मैं मारुति खरीद रहा हूँ, वो सोच रहा है वैगनार खरीद रहा है।
कंसेंसस आइटम ही नहीं है। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एंड दैट बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। साकेत नगर में 256 नंबर का भी मकान है, 257 नंबर का भी मकान है। मैं सोच रहा हूँ 256 नंबर का भेजा, तुम सोचो 200। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड दैट टू आइडेंटिटी। एग्रीमेंट शुरू से वॉइड है, सेक्शन 20 लिखना पड़ेगा तो मार्क्स मिलेंगे। कितने का था वैसे ये बेटा? ये सब मिला के एक एक नंबर के। हाँ, एक नंबर तो हम यूं ही वार के फेंक देते हैं आदमी पे, ढोली की तरह। नाउ बोलो क्या बेटा? अरे कौन बोल रहा है पहले बताओ। अच्छा, वहां से बोल रहे हैं। 1 मिनट, अब बोल थोड़ा सा लाउडली। अच्छा, यूनिलेटरल मिस्टेक होना चाहिए। वो जो अपन ने रेड कर और व्हाइट कर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? सेम तो पढ़ा। आपने बोल दिया कि वो नहीं है तो हमने दूसरी तरफ सोचना चालू कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे कैसे फंडामेंटल है, अड़ जाना चाहिए आदमी को। तो ऐसे कैसे आप ये कर सकते? देखो हमें ये बालिका से पूछो, अब ये अड़ जाए 1 मिनट में मेरे को बोल दो, बोले ये नहीं चलेगा। अभी आपने बताया था, अब आप ही बता रहे हो। शी इज राइट, नो प्रॉब्लम सर। एक फिजिशियन और एक सर्जन है। अच्छा, फिजिशियन भी और सर्जन भी, क्या लाते हैं यार ये क्वेश्चन है। मतलब जब सर्जन है तो फिर फिजिशियन बोलने की क्या जरूरत है? चलो ठीक, एक फिजिशियन है और एक सर्जन। Why an assistant on salary on 75,000 per month for a term of 2 years, and why agreed not to practice as a surgeon and physician during these 2 years? वैलिड है? तो इसमें लिखोगे क्या? हाँ, मैंने सारे टीचर्स को पैसे देके बैठा दिया था घर पे। यूर राइट बाबले। मैंने जब पढ़ाया था कि एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होता है, उसके कुछ एक्सेप्शन बताए थे। उन एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन था कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जब तक वो सर्विस में है। हेलो, इसका एक भाई क्वेश्चन और है, उसमें वो बोलता है भाई तू 2 साल तो मेरे यहाँ रहने तक नहीं छोड़ेगा और 2 साल मेरे यहाँ से जाने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। तो हम बोलते हैं भाई साहब ये जो 2 साल मेरे यहाँ से जाने के बाद भी नहीं छोड़ेगा, ये एग्रीमेंट डिवाइड है। आप सिर्फ अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में है तब तक के लिए क्या कर सकते हो? रख सकते हो। हेलो, उसके बाद नहीं। तो उसने क्या एग्रीमेंट किया है? जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है तब तक ही क्या है? वैलिड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिख दिया कि 2 साल अभी और 2 साल बाद, पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड है भाई साहब। आधा आधा मत कराना बढ़िया। अरे हेलो, बोले 4 का था तो 2 का तो है ना यार, अजीब बनता, 2 का नहीं है। अपनी बड़ी बुद्धिमाना चला। चल नेक्स्ट। भूलिया मैं एकदम। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो इंपॉर्टेंट बाबू, 2-3 बार आया। 2 बार तो उन्होंने पूछ लिया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या, वो वेगरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। अब की बार थोड़ा डिफरेंट है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल्स बताओ। लड़कियों को तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो रटना चालू करेंगे ना साला वाला कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बात तो सही, छाप दें। कहाँ गया हमारा छापा खाना? हो रहा प्रिंटरी।
चलिए आओ जरा, कितने नंबर का है? 6 नंबर। ज्वाइंट प्रॉमिस। ये भी आता है? तुम जो सोच के जाओगे ना ये नहीं आता, वो सबसे पहले आए। XYZ ने जॉइंटली बोरो किए 90,000 रुपए। एल्स डिसाइड करो ईच इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्या एल वाई को बोल सकता है पूरे 90,000 तू ही दे? तो अपना वो रूल लिख दे, यस सर लिख के मत जाना, इस पता चला हमारे का यस नो नो। लिख के आना भैया। अच्छा, दूसरा, whether L can compel only legal representative of Y to pay 90,000 if XYZ died। यहां पर उन्होंने कहा कि तुमने क्लास में एक को मारा था, मैं तीनों को मारूंगा, और उन तीनों को मारने के बाद तुमसे पूछूंगा कि किसी एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस मांगूंगा। इसको कहते हैं द ICAI। इसका पार नहीं पा सकते आप। तुम इंटेलिजेंट हो, हाँ वी गॉट 90% मार्क, गुड। तुम रीजन टॉपर हो, या तुम MP टॉपर हो, या 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। आजा बता कितने नंबर आए फिर। अब खत्म सर, फिनिश। हमारा दिमाग एकदम से कह रहा है लीगल, तीनों मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज देयर पेरेंट्स। ये ऐसा आपने कैसे सोचा? नहीं, ऐसा लगा, नहीं तो ये लगता कैसे आप, वो भी बता दो। कोई आपको इतनी आसानी से कैसे घुमा सकता है? बस ये ऐसे घुमा सकता है सर। क्या आपको नहीं लगता कि जो मरने वाला है उसके जितने भी राइट्स और ऑब्लिगेशन है सारे के सारे किसके पास आएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अप टू हिज वैल्यू ऑफ एसेट। नाउ अज्यूम ही हैज इनफ, so can he not be compelled to pay the whole, and can he not get contribution from others? नहीं 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 नहीं। अच्छा तो फिर आप क्या लिखने वाले? आप लीगल रिप्रेजेंट, उनके तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जितनी जितनी एसेट बची हुई उतने उतने मांग लो। कुछ लोगों ने तो गूगल खोल लिया, सजेस्टेड भी नहीं लिया। अब तो बता दो। जैसे नॉर्मल कर रहे वैसे ही करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो लायबल हो गए। लॉजिकल आंसर तो यही बनता है। अरे भाई, सक्सेशन ऑफ एसेट्स होता है तो सक्सेशन ऑफ लाइबिलिटी होती है। विरासत में सिर्फ संपत्तियां नहीं आती, दायित्व भी आते हैं, है ना? तो जैसे वो कर रहे थे वैसे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। क्या दिक्कत है? आप उसमें एल से 90,000 मांग लो, जूनियर एल से, फिर जूनियर एक्स, जूनियर सॉरी जूनियर वाई से आप मांग लो पूरे 90,000, वो फिर जूनियर एक्स और जूनियर जेड से मांगता फिरेगा। नहीं भरोसा हो रहा है? चलो अच्छा। नहीं 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 नहीं, आहा, नहीं 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 नहीं, हाँ ना ना, मुझे आपको कुछ दिखाना नहीं। ऐसा थोड़ी होता। और भाई साहब
यहाँ तो 2 महीने बाद आएंगे। कौन सा था? वाह, क्वेश्चन कौन सा? सेकंड वाला, सेकंड का बी, थर्ड का बी। आओ वो, अरे यार तुम है ना, मेरे को मजे मत लिया ऊपर। अरे मेरे को भी देख रहे। What you want to say? When two or more persons made joint promise, then unless contrary intention appears by the contract, all such person during the joint life and after the death of any of them is representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representative of all joint must fulfill the performance. हेलो, इसलिए एक्स वाई जेड अगर डाई हो गए हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एक्स वाई जेड शेल बी लायबल टू पे देन लोन जॉइंटली। आखिरी बात, एल कैन नॉट कंपेल ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई टू पे द लोन ऑफ 90,000। आप तो कुछ, तो मैं यहां सजेस्टेड दिखाने लाया क्यों? आप इसीलिए लाया कि भाई जरा आराम से सोचो, रोलर कोस्टर है या फंडामेंटल। आपको मैंने क्या बताया? जॉइंट प्रॉमिस ने परफॉर्म किया, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सारे जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म करेंगे। कैसे? इक्वल प्रोपोर्शन में, जब तक कुछ और एग्रीड है ना। किसी एक के मरने की दशा में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा अलॉन्ग विद अदर्स। हेलो, सारे मर जाए तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे? जॉइंटली एंड सेवरली, दे आर जॉइंटली और सेवरली। हेलो, लेकिन यहां एक कैच, जब आप जिंदा हो, जब बंदा जिंदा है, तीनों जॉइंट प्रोमिसर जिंदा है, तब तो आप किसी एक को कंपेल करके क्या ले सकते हो? पेमेंट ले सकते हो। लेकिन जब वो मर गए, तीनों मर गए, तो अब तीनों के कौन बचे हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपकी थॉट प्रोसेस जो जा रही थी वो क्या कह रही थी कि तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर जिंदा है तो उनसे जितना जितना लेना है उतना उतना ले लो। अब आप जरा एक बार सेक्शन 42 के प्रोविजन को ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहा है? अगर आपने कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। मतलब जूनियर एक्स, वाई और जेड अंकल के साथ परफॉर्म कर दे, अपन ने देखा था। हेलो, ओके, with the survivor or survivors and after the death of last survivor। मतलब X भी नहीं बचा, Y भी नहीं बचा, Z भी नहीं बचा, अब सिर्फ कौन बचे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां लिखा है ऑल जॉइंटली मस्ट परफॉर्म। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जॉइंटली और सेवरली। हेलो, अब ध्यान रखें, आज के बाद अगर फर्स्ट लाइन मतलब सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के आगे लिखा जाता है जॉइंटली और सेवरली। क्या लिखा जाता है? जॉइंटली और सेवरली। जॉइंटली और सेवरली मतलब जॉइंटली भी मांग सकते हैं और किसी एक से भी मांग सकते हैं पूरा, फिर वो दूसरों से मांगे। हेलो, लेकिन सर्वाइवर्स के यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सिर्फ सर्वाइवर्स के लिए क्या लिखा है? ओनली जॉइंट। इसलिए किसी एक से कंपेल नहीं कर सकते। सॉरी, सर्वाइवर नहीं, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए क्या लिखा है? जॉइंट। वहां और सभी वर्ड यूज, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ये, और उन्होंने मतलब अंतिम बाल की खाल जो होती है वो निकाल दी, कि जो नॉर्मली लोग जाते नहीं होते डेप्थ,
पर वो लेके गए आपको और यहां से निकाल के लाए कि बेटा देखो ऊपर जो थे कौन एक्स वाई जेड वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन जूनियर एक्स जूनियर वाई जूनियर जेड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, वो भी किस वैल्यू तक। हाँ, और इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर कुछ और नहीं लिखा है तो। अच्छा, अब ये बताओ अगली बार अगर क्वेश्चन आ गया कि एक की एस्टेट कम पड़ गई तो क्या उस डेफिसिट को ये दोनों बांटेंगे, क्योंकि अब यह जॉइंटली और सेपरेटली नहीं है, यहां सिर्फ क्या है जॉइंटली जितना जितना बनता है ले लो, अब उससे आगे नहीं जा पाओगे। आपको बात समझ में आई, दो वर्ड अलग अलग हैं, जॉइंटली और सेवरली और जॉइंटली। जॉइंटली और सेवरली किसके लिए होता है, प्रोमिसर्स के लिए, हेलो, और यहाँ किसके लिए होता है, जॉइंटली। उन्होंने यहाँ जॉइंटली और सेवरली वर्ड लिखा नहीं, जबकि एक्ट की सेक्शन 42 क्लियरली बोलती है जॉइंटली और। बोलो जेड एक्स और वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकवर करेगा ना अगर संपत्ति छोड़ के मरे हैं तो, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस। यस, एक्स और जेड जिंदा है, वाई की डेथ हो गई है, वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्या आप पूरा मांग सकते हो, वाई का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेवरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, वही तो बता रहा हूं मैं। वाई किसी का भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेवरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ये जॉइंटली और सेवरली वर्ड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट, गॉट इट। आज जाके जरा इस पे इम्प्रोवाइजेशन मार दिया जाए। सेक्शन कौन सी थी, 42। आप सेक्शन 42 ऑफ द बेयर एक्ट उठाना, सीधे गूगल पे टाइप करना है सेक्शन 42 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इतनी सी दिखेगी वहां जॉइंटली और सेवरली और जॉइंटली दोनों में अंतर हुआ, बात खत्म हो गई। हेलो, हिला दिया ना भैया, बहुत बढ़िया। रुको अभी कहाँ जा रहे हो, अच्छा चलो बाकी की बात करते हैं कल। भैया हमारा टाइम हो गया है, तो हम क्लास में कल मिलेंगे, तो आप लोग भी कल मिल लेना।